नमस्कार मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों। हाँ, पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और विद्यार्थियों, आज जो हम छायावाद की जो वीडियो लेकर आ रहे हैं, छायावाद की जो श्रृंखला है उसके अगले पायदान पर चलते हैं। और आज जो प्रकरण है छायावाद का वो 5वां प्रकरण है। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ रहे थे, पहले से वीडियो में पढ़ रहे थे छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ कवियों को, यानी उनके बारे में, उनका परिचय, उनका कृतित्व और छायावाद के लिए उन्होंने क्या योगदान दिया, छायावाद को चलाने के लिए छायावाद की जो काव्य धारा है उसमें उनका क्या योगदान है। अब देखिए, आज पढ़ेंगे हम सुमित्रानंदन पंत को। सुमित्रानंदन पंत को सुमित्रानंदन पंत, ये छायावाद के प्रमुख कवियों में महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। माना कि छायावाद की जो शुरुआत है जयशंकर प्रसाद से मानी जाती है। छायावाद की जो शुरुआत है वो जयशंकर प्रसाद से मानी जाती है, लेकिन अगर छायावाद की शुरुआत जयशंकर प्रसाद से मानी जाती है तो सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। इन्होंने अभिव्यक्ति और अनुभूतियों के जो प्रचार प्रसार है उसको बहुत ही श्रेष्ठ और प्रकृति के साम्य से प्रदर्शित किया। अभिव्यक्ति, इनकी जो काव्य धारा में, इनकी काव्य रचना में जो अभिव्यक्ति मिलती है उसका जो प्रचार प्रसार है उन्होंने बहुत श्रेष्ठ और प्रकृति के सानिध्य में रहकर किया है। प्रकृति के सानिध्य रहकर। अब ये प्रकृति के सुकुमार कवि क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि इनका जन्म ऐसे स्थान से हुआ जहाँ प्रकृति का सुरम्य वातावरण था, सुंदर प्रकृति का नज़ारा था। ऐसे स्थान पर इनका जन्म होना और बालपन में जब इन्हें प्रकृति को दृष्टिगत किया, प्रकृति का इनका सुंदर रूप देखा, तो इनका कवि, बालपन में इनका जो कवि हृदय वो अंकुरित होने लगा था और प्रकृति के प्रति इनका सम्मान बढ़ता गया। और शुरुआत में जब इन्होंने जो काव्य रचनाएं लिखी, अपनी कविता की यात्रा प्रारंभ की, तो प्रकृति की कविताओं से ही इन्होंने प्रारंभ किया था। आगे चलकर कालांतर में प्रकृति को आधार बनाकर इन्होंने जीवन की मूलभूत संवेदनाओं को अभिव्यक्त किया और प्रकृति को मानवीय संघर्षों और मानव के जो गुण हैं उनसे साम्य रखते हुए इन्होंने सुंदर काव्य रचना की हैं। प्रकृति, अब देखते हैं इस कवि का जन्म कहाँ होता है। मान लो इनके जन्म के बारे में अगर हम देखें तो इनका जो जन्म है वो 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में हुआ था। 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा के कोसानी गांव में, कोसानी ग्राम में इनका जन्म हुआ। 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा के कोसानी ग्राम में इनका जन्म हुआ। कोसानी एक ऐसा क्षेत्र है जो प्रकृति की सुरम्यता के लिए जाना जाता है। वहाँ प्रकृति अद्भुत छटाओं के साथ अपने सौंदर्य और अपने माधुर्य और अपनी मादकता से खिली हुई दिखाई देती हैं। इनके पिता का नाम था गंगादत्त पंत। इनके पिता का नाम था गंगादत्त पंत। इनके पिता का नाम क्या था? गंगादत्त पंत था। अब देखिए, सबसे बड़ी बात हम ये देखते हैं कि ये सौंदर्यानुभूति के कवि हैं। सौंदर्यानुभूति के कवि हैं।
अब ये जो सौंदर्य है ये कामुक नहीं है, वासना युक्त नहीं है, ये सांसारिक सौंदर्य नहीं है। सौंदर्य की अनुभूति करने वाला जो कवि है वो सुमित्रानंदन पंत है। अब ये सौंदर्य जीवन के विभिन्न पहलुओं में, मानव के जीवन संघर्ष में जो सौंदर्य था, उनके हृदय के अंदर जो सौंदर्य विराजमान था, उनकी कर्म क्षेत्र में, उनकी चिंतन में जो सौंदर्य था, उसको बाहर निकालने का जो काम किया वो सुमित्रानंदन पंत ने किया। ये प्रकृति में बिखरे हुए सौंदर्य के अनुभूति करके उन्होंने काव्य रचनाएं, अधिकतर काव्य रचनाएं की हैं। यानी इनका जो कविता का मूल भाव है, मूल भाव, अगर मूल भाव देखें तो इनकी कविता के जो मूल भाव है वो सौंदर्यानुभूति है। यानी इन्हें सौंदर्य के प्रति गहराई से अनुभूत किया था और उसे काव्य के आधार पर उस पीड़ा, उस संवेदना को, उस अनुभूति को कविता के माध्यम से प्रेषित करते रहे हैं धीरे धीरे हमारे बीच में। अगर 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ, कोसानी में गंगादत्त इनके पिता का नाम था, और 29 दिसंबर 1977 उनको देवसान हो गया था। देहावसान, इनका जो 21 दिसंबर 1977 इनका देहावसान हो गया था। 21 दिसंबर 1977 को इनका देहावसान हो गया था। कहीं 21 दे रखा है, कहीं 29 भी दे रखा है, चलो इसको 29 कर देते हैं। 29 दिसंबर 1977 इनका देहावसान हो चुका था। और छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं सुमित्रानंदन पंत। अब देखिए, छायावाद में सौंदर्य के अनुभूति को पंत जी ने जिस चश्मे से देखा, सौंदर्य बोध को पंत ने छायावादी चश्मे से देखा। सौंदर्य बोध यानी पूर्ववर्ती कवियों की तरह नहीं कि उन्होंने सौंदर्य की अनुभूतियों को कामुकता के प्रेम और श्रृंगार से देखा, इन्होंने सौंदर्य के अनुभूति को छायावाद के चश्मे से देखा। छायावाद, छायावाद का मतलब होता है रहस्यानुभूति, है ना, रहस्यानुभूति, यानी हृदय की जो चेतना है उसको छायावाद, रहस्य के आधार पर प्रकट कर देना। यानी इनका जो सौंदर्य अनुभूति है वो छायावाद के चश्मे से इन्होंने सौंदर्य की अनुभूति की, सौंदर्य की अनुभूति की। तो इनका जो सौंदर्य है वो हमारे सामने विभिन्न मार्गों के और विभिन्न रूपों में हमारे सामने प्रकट होता है। दूसरी बात, छायावाद में लिखने के बाद जब प्रारंभिक दौर में जब इन्होंने प्रकृति का सुरम्य वातावरण देखा तो उनके आधार पर प्रकृति से सानिध्य रखती हुई रचनाएं लिखी। तो उसके बाद छायावाद में इन्होंने सौंदर्य की अनुभूति की और छायावाद में रचनाएं लिखी। हाँ, छायावाद से ये चले, छायावाद के बाद इनकी रचनाओं में प्रयोगवादी, प्रगतिवाद और प्रगतिवाद यानी प्रगति की, समाज की प्रगति को बोध कराती हुई इनकी रचनाएं भी मिलती हैं। और कविता में विभिन्न प्रकार के प्रयोग, नए प्रतीक, नए बिंबों का प्रयोग करते हुए इन्होंने आधुनिक बोध की कविताएं भी लिखी। तो कहने का तात्पर्य मुख्य रूप से छायावादी कवि थे, लेकिन प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की रचनाएं भी इनकी मिलती हैं, कहने का तात्पर्य। और इन्होंने प्रगतिवादी धारा को बहुत व्यापक बनाया। उसके बाद जैसे मैक्स मूलर है, उनसे निकलकर मैक्स मूलर का चिंतन, कार्ल मार्क्स चिंतन, इनके चिंतन से ये अभिभूत होकर, इन प्रभावित होकर इन्होंने प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की नई धारा में काव्य रचना करने की कोशिश की। उसके बाद अब देखते हैं कि इनका रचना कर्म,
पंत जी का जो रचना कर्म है, रचना कर्म, वो कब से? सन 1917 से और लगभग 1918 से इन्होंने काव्य रचना यानी उनका रचना कर्म शुरू हो जाता है। 1917 से 1918 यानी 1917-18 से शुरू इनका रचना कर्म शुरू हो जाता है, यानी काव्य रचना। ये काव्य यात्रा जब करते हैं तो इनकी शुरुआत यानी काव्य रचना की 1917-18 से शुरू हो गई थी। और सर्वप्रथम इनकी जो प्रारंभिक कृति है, प्रारंभिक जो कृति है वो थी वीणा। इनकी जो प्रारंभिक कृति है वो वीणा थी, जो प्रकृति के श्रम्य प्रकृति का वर्णन है, प्रकृति का सुंदर वर्णन है, इसमें सुंदर वर्णन। ये प्रकृति परक रचना है, यानी प्रकृति को केंद्र बिंदु बनाकर ये वीणा नामक इन्होंने काव्य यात्रा, प्रारंभिक रचना इनकी वीणा है, जो प्रकृति का सुंदर वर्णन है उसमें। और उसके बाद अगर इनके कृतित्व को देखा जाए, इनके कृतित्व पर ध्यान दिया जाए तो इन्होंने बहुत सारी यानी हिंदी साहित्य में सबसे समृद्धशाली रचनाएं लिखकर इन्होंने छायावाद को धन्य किया था। तो देखिए इनके कृतित्व की ओर आगे बढ़ते हैं। कृतित्व, छायावाद के आधार पर अगर कृतित्व देखें इनका कृतित्व, कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने काव्य के रूप में लिखी, आप देखिए वो क्या है। नंबर 1 देखते हैं, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी। जैसे पल्लव, ये शब्द से बोध हो रहा है, पल्लव यानी प्रकृति परक रचनाएं। पल्लव, ग्रंथि, युगवाणी, युगांत, पल्लव, ग्रंथि, युगवाणी, युगांत, गुंजन, ग्राम्य, युगपथ, गुंजन, ग्राम्य, युगपथ। बहुत सारे इनकी काव्य रचनाएं देखने को मिलती है, बहुत सारा काव्य लिखा है इन्होंने। उसके बाद देखते हैं स्वर्णकिरण, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद हैं। स्वर्णकिरण, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद। उसके बाद पतझड़, गीतहंस, शंख ध्वनि, पतझड़, गीतहंस, शंख ध्वनि आदि, और बहुत हैं, कई सारे है ना, शंख ध्वनि। इसके बाद और देखते हैं समाधिता और आस्था, लोकायतन, प्रमुख काव्य ग्रंथ लोकायतन, ठीक है ना, लोकायतन। और अगर इनकी जो प्रमुख कविताओं के संग्रह को हम देखते हैं, इनके काव्य संग्रह को, तो काव्य संग्रह इनके प्रमुख जो काव्य संग्रह हैं उनके हम नाम लेना चाहेंगे। वो क्या है? एक है प्रमुख रूप से चिदंबरा,
चिदम्बरा। चिदम्बरा, इन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सुमित्रानंदन पंत को, है ना। चिदम्बरा, पल्लविनी, चिदम्बरा, आधुनिक कवि, रश्मिबंध, तारापथ, चित्रांगदा और गंधबीथी। ये चिदम्बरा, पल्लविनी, पल्लविनी, पल्लविनी और क्या है, आधुनिक कवि, रश्मिबंध, आधुनिक कवि, रश्मिबंध, रश्मिबंध, ठीक है। पल्लविनी, आधुनिक कवि, रश्मिबंध, तारापथ, चित्रांगदा, तारापथ, चित्रांगदा, चित्रांगदा। ये जो काव्य संग्रह है इनके, चिदम्बरा, पल्लविनी, आधुनिक कवि, रश्मिबंध, तारापथ, चित्रांगदा, ये सभी इनके काव्य संग्रह हैं, महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। और इस काव्य संग्रह पर, चिदम्बरा पर, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कौन सा? ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। चिदम्बरा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जो इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। इसके बाद इनकी रचनाओं में ज्योत्सना, पल्लवन, गुंजन आदि ये प्रकृति परक रचना है। ये ज्योत्सना, पल्लवन, गुंजन, ग्राम्या, ये पतझर, ये जितनी भी रचनाएं हैं ये सब प्रकृति परक, प्रकृति के सौंदर्य को बयां करती रचनाएं हैं, है ना। प्रकृति का इनमें बहुत ही आधुनिक तरीके से और छायावाद की शैली में, छायावाद के चश्मे से देखकर इनको लिखा गया है, जो प्रकृति का एक अद्भुत और अलौकिक आनंद इसमें देखने को मिलता है। उसके बाद इनकी कविताओं में गांधीवादी, साम्यवाद और प्रकृतिवाद का भी चिंतन देखने को मिलता है। गांधीवादी दृष्टिकोण भी इनकी कविताओं में मिलता है। प्रकृतिवाद तो है ही है, और साम्यवाद यानी समाज में जो साम्यवाद की स्थिति है, ये समता का प्रदर्शन करते हैं, सबको समान रूप से देखने का हिमाकत करते हैं। उसके बाद देखिए, इनके प्रगतिवाद के बाद इनके रचनाओं में नव संस्कृतिवाद का उदय हुआ, नव संस्कृतिवाद का हुआ, और स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद की चिंतन से अत्यंत प्रभावित हुए। और कालांतर में आगे आने वाले रचनाओं में स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद के जो चिंतन हैं, उनका अगर हम इनमें प्रभाव देखते हैं, इनकी रचनाओं को पढ़ते हैं, तो उनमें इनका प्रभाव हमें दिखाई देता है। अब देखिए, गुंजन तक की जो रचनाएं हैं वो तो प्रकृति परक हैं। सारी रचनाओं में प्रकृति का सुरम्य और छायावादी वर्णन किया गया है। उसके बाद आता है ग्राम्य तक। ग्राम्य तक की जो रचना इन्होंने की, उनमें क्या है, समाजवादी और प्रगतिवादी दृष्टिकोण मिलता है। समाजवादी और प्रगतिवादी दृष्टिकोण ग्राम्य तक मिलता है। उसके बाद तृतीय चरण में अगर देखते हैं हम, तो अंत में जो कविताएं हैं वो उसमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण देखने को मिलता है। यानी इनकी रचनाओं में अंतिम जो रचनाएं इनकी, उनमें आध्यात्मिक प्रभाव, आध्यात्मिक चिंतन हमको देखने को मिलता है। चिदम्बरा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये हम सब जानते हैं। ज्ञानपीठ मिला था चिदम्बरा पर सुमित्रानंदन पंत को। और
इस प्रकार इनका कृतित्व हमारे सामने आता है। इनका कृतित्व बहुत विशाल है, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि छायावादी कवियों में सुमित्रानंदन पंत का अप्रतिम योगदान है। इनकी आध्यात्मिक, प्रकृतिपरक, आध्यात्मिक और मानववादी, साम्यवादी दृष्टिकोण को रखते हुए जो रचनाएं इन्होंने लिखी हैं वो मानव के लिए और हिंदी साहित्य की समृद्धि में अपना बड़ा योगदान देती है और मानव चिंतन को एक दिशा बोध देती है सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं। इसलिए सुमित्रानंदन पंत को वास्तव में प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। वो कहते हैं कि तुम्हारे छूने में था प्राण, तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाणी में कल्याणी, त्रिवेणी की लहरों का गान, करुण बहों में था आकाश, हास में शैशव संसार, तुम्हारी आंखों में करबास, प्रेम ने पाया था आकार। इस तरह की बात कहने वाले सुमित्रानंदन पंत छायावाद के श्रेष्ठ कवियों में से श्रेष्ठतम रचनाकार हैं। वो आस्था की भूमि में खड़े होकर लोकायतन जैसी काव्य रचना को करते हैं। इसमें आध्यात्म और आस्था के दर्शन होते हैं। आध्यात्म और आस्था के, आध्यात्म और आस्था के जो दर्शन होते हैं वो लोकायतन में होते हैं। आध्यात्म और आस्था के जो दर्शन होते हैं वो लोकायतन, जिनका महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण, विवेकानंद और महर्षि अरविंद, इनके जो चिंतन है उनका चिंतन का प्रभाव इनकी काव्य रचना में देखने को मिलता है। इसलिए पंत जी ने हमेशा पंत जी ने जीवन में सौंदर्य अनुभूति पर जोर दिया है। वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी रखते हैं लेकिन सौंदर्य अनुभूति पर उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया है। उनकी जो सौंदर्य अनुभूति है उसको केंद्र में रखकर उन्होंने जितना भी ये काव्य लिखा है वो श्रेष्ठतम है। जब पढ़ते हैं तो एक अलग ही अलौकिक दुनिया का हमें आभास होने लगता है। हर प्रकृति के हर वस्तु हमें एक अद्भुत सौंदर्य से प्रभावित होती हुई दिखाई देती है, जिसमें एक अद्भुत सौंदर्य देखने को मिलता है। सुमित्रानंदन पंत ने बस इतना ही। वैसे तो सुमित्रानंदन पंत के जीवन का परिचय और उनका कृतित्व है, छायावाद में उनका बड़ा योगदान, ये बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन इन संक्षिप्त हम इतना ही देखेंगे यहाँ कि उनका जो जन्म है प्रारंभिक स्थिति में वो क्या थे और उनका कृतित्व और छायावाद में उनका स्थान। ठीक है ना, इतना हम देखकर आज जो सुमित्रानंदन पंत के जो प्रकरण लिया है हमने, इस कवि को जो लिया है वो मैं समझता हूँ आपके तुम्हारे समझ में आ गया होगा। और देखिए सुमित्रानंदन पंत ने अपनी काव्य रचनाओं में आध्यात्मिक दर्शन, सौंदर्य अनुभूति, रसवादिता, इसको साम्यवादी महर्षि अरविंद और स्वामी विवेकानंद के चिंतन को आधार बनाकर इनकी काव्य रचना में मिलता है। लेकिन साथ साथ इन्होंने राष्ट्र के स्वर में भी अपना योगदान दिया है। राष्ट्रभक्ति से प्रेरक कविताएं भी इनके अंत में जाकर मिलती हैं। तो इन्होंने राष्ट्र को इंगित करते हुए भी काव्य रचनाएं की है। तो इनकी काव्य रचनाओं में, इनकी कविताओं में, इनके सृजन में राष्ट्रीय धारा के, राष्ट्रीय भक्ति की जो धारा है वो भी हमें देखने को मिलती है। और वो प्रेमिल रूप से नहीं कहते, वो स्पष्ट और सख्त स्वरों में कहते हैं कि आज मनुष्य को अणुदानव की शक्ति से महत्व, मनुष्य की शक्ति चाहिए जीवन सक्षम। उनको क्रांति भी नहीं मनुष्य बना सकती, उनको क्रांति भी मनुष्य नहीं बना सकती। जिनके हृदय में क्रांति के बल पर हम मनुष्य को मनुष्य नहीं बना सकते, उनको राक्षस की प्रवृत्ति ही मिलती है, उन्हें राक्षस जैसा जीवन ही भोगना पड़ता है। इसलिए सौंदर्य की अनुभूति हृदय में जरूर होनी चाहिए। इसी बात पर जोर दिया है किसने? सुमित्रानंदन पंत जी ने। और मैं मानता हूँ सुमित्रानंदन पंत जी हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। अगर शुरुआत सुमित्रानंदन छायावाद की शुरुआत जयशंकर प्रसाद ने की है,
तो सौंदर्यानुभूति की जो बात कही है छायावाद में, वो सुमित्रानंदन पंत ने की है। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद। आज का वीडियो इतना ही। फिर इसके बाद अंतिम जो कवि के रूप में है, कवि क्या, वो तो हमारे हिंदी साहित्य एक धरोहर है, महान कवित्री महादेव वर्मा के बारे में जो छायावाद का अंतिम सोपान है। धन्यवाद।